welcome back to our journey. So today again we are going to talk about very interesting topic which is your examination CAT application form. तो आप लोगों का कैट एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, साथ ही में एनमेट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, स्नैप स्टार्ट हो चुका है और जेड भी स्टार्ट हो चुका है। आपने इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हर जगह देख ली होगी कि क्या इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है सारे एप्लीकेशन फॉर्म की। आज हम कुछ बात कर लेते हैं कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हो तो उसमें क्या ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, या ऐसी कोई मिस्टेक्स हैं जो आप करोगे तो जिसके कारण आपका एप्लीकेशन फॉर्म शायद से रिजेक्ट हो सकता है। तो अब तक हम जितनी मेहनत करते आए हैं, अगर वो एक पर्टिकुलर चीज़ से वो मेहनत वेस्ट हो जाएगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो पहला हमने मेंशन किया है एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, आपका और ग्रेजुएशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो आपने देखा होगा बुलेटिन वगैरह में ये सारी चीज़ें मेंशन है, बट स्टिल हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि एटलीस्ट 50% आपका अगर जनरल कैटेगरी है तो आपका ग्रेजुएशन में होना मैंडेटरी है। अगर आप बिलोंग करते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से विच इज़ SC ST या PWD बैचलर डिग्री में, तो आपका वो होना चाहिए 45%। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, कभी कभी 80 आती है, कभी कभी आपसे कॉलेजेस वाले एक प्रूफ मांगते हैं। वो प्रूफ ये होता है कि आप अपने रेस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है, अगर आप फाइनल ईयर परसुइंग है, आपने अपना एग्जामिनेशन अपेयर किया है, तो एक प्रोफार्मा में आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं सील एंड साइन मार के, जिसका ये ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आप अपने फाइनल ईयर को एनरोल कर चुके हो और आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सेकेंड हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम मांगते हैं, जैसे आपके यहाँ पे मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, आपका जितना आईडी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, साथ ही में जो अपलोड करना है वो आपका अपलोड करना है, आपका फोटोग्राफ वो प्रॉपर स्कैन करना, उनकी आप इंस्ट्रक्शंस देख लेना, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो जब फोटो क्लिक होता है तो मे बी उसमें इमेज आती है जो कि वो शायद से इनवैलिड हो। अगेन सिग्नेचर एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको टेक केयर करना पड़ेगा। सिग्नेचर आप वो कीजिए जो आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स में हो, जो आपकी ओरिजिनल हो, आपके इनिशियल्स इसमें नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही आपका जर्नी में काम होने वाला है। हो सकता है ये मिसमैच हो और ये एक मिसमैच पॉइंट आपके रिजेक्शन का कारण बन जाए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जब हम अपलोड करते हैं तो हम प्रॉपर चेक नहीं करते हैं। एक बार मैंने लास्ट टाइम देखा था कि एक बच्चे ने सिग्नेचर जब अपलोड की थी, प्रीव्यू करने के बाद भी ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वो उल्टी आ गई थी। चेक करना पड़ेगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया। साथ ही में हम ये देखते हैं कि एकेडमिक डिटेल्स, आपकी मार्कशीट जो मैंने आपको बताया था 10th 12th ग्रेजुएशन की, ये सारे तरह से आप अच्छे से देख लेना। वर्कएक्स वाला एक एलिमेंट है। अब ये वर्कएक्स वाला एलिमेंट होता क्या है, मैं सेकेंड ईयर से कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था, मैं अपने फैमिली बिजनेस में था, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मैं ये अपने वर्कएक्स में ऐड कर सकता हूँ। बट गाइस, आपका वर्कएक्स जो प्रॉपर काउंट होगा वो आफ्टर ग्रेजुएशन होगा। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका वर्कएक्स काउंट नहीं होने वाला है। ऑल्सो वर्कएक्स वाले जितने भी हैं जिनके पास 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी वर्कएक्स है, उसमें एक पर्टिकुलर डेडलाइन दी हुई है कि आपको कितना ड्यूरेशन तक डालना है, वो है 31 जुलाई 2025। मतलब आपने जितना भी काम किया है, नंबर ऑफ डेज आपको 31 जुलाई तक काउंट करना पड़ेगा, 2025 तक वो जितने भी हैं ऑटोमेटिक वो काउंट कर लेगा। अब जो वर्कएक्स में एक और भी चीज़ होती है कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं, मैं वर्कएक्स सर्टिफिकेट जुगाड़ लेता हूँ, मैं यहाँ से बनवा लेता हूँ। तो आप आज बनवा लोगे, आप उसके बारे में शायद से बात भी कर लोगे, बट अगर आप एक अपने डिज़ायर ड्रीम इंस्टीट्यूशन में बैठे हो और डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक होने के बाद अगर आपका वो कैंसिलेशन आ जाता है तो वर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक एक्चुअल लास्ट ईयर एक केस हुआ था XYZ IIM से, 15 दिन बाद ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंटेशन बच्चे को रातों रात बाहर कर दिया गया था। तो इतनी मेहनत करने के बाद ऐसी चीज़ ना हो तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। एक्यूरेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम एंड DOB। यार मेरा नाम ही तो डालना है, राकेश शर्मा है, ऑफकोर्स वैसे ही होगा, या डेट ऑफ बर्थ है मेरा वही डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ एज पर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपके 10th में है, आपका नाम प्रॉपर एज पर डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसके हिसाब से होना चाहिए। देन हम देखते हैं एकेडमिक डिटेल्स की एंट्री। अब हम ये एकेडमिक डिटेल्स की एंट्री को इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, मेरे मार्कशीट में CGPA दिया हुआ है और मुझे उसको कन्वर्ट करना है, तो क्या पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा। तो मैंने रैंडम किसी भी दोस्त से पूछा, किसी भी XYZ वीडियो में देखा और मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। आपका प्रॉपर आपके मार्कशीट के पीछे जाके आप देखिए, आपका वहाँ पे फॉर्मूलास लिखे होते हैं कि अगर आपका EGPA है, अगर आपका CGPA, यूनिवर्सिटी वाइज, स्कूल वाइज, सबका बोर्ड वाइज अलग अलग होता है, उसमें जो मेंशन है आपको वही करना है। अगर वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, आप अपने स्कूल अपनी यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करो।
एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालो, देन ही आप उसमें डालो। किसी भी कहने पे रैंडम मत डाल देना, क्योंकि 0.1% भी, अगेन 0.1% भी आपको आईएम्स की रेस से बाहर कर देगा। देन वर्कएक्स वाला सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया था कि आपको किस तरीके से ये काउंट करना है। हाँ, इंटर्नशिप वाला इसमें एक पॉइंट है कि मैंने 6 महीने की इंटर्नशिप की है, ऐसे करके मैंने 2-3 इंटर्नशिप किए, तो मैंने उसको वर्कएक्स में काउंट कर लिया। नहीं गाइस, वर्कएक्स इज फुल टाइम वर्कएक्स जो आप काम कर रहे हो। इंटर्नशिप एक डिफरेंट होती है। इंटर्नशिप्स आप दिखा सकते हो अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में आप बात कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, बट फॉर्म में आपको फुल टाइम वर्कएक्स ही डालना पड़ेगा जो एज पर डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, वर्कएक्स में एक और चीज़ भी आती है, सैलरी स्लिप्स, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर। आप जब इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करके जाइएगा। देन 6 पॉइंट है हमारा प्रोग्राम एंड आईएम प्रेफरेंसेस। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि जब वो फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, जितने भी आईएम्स हैं चलो ठीक है आप उसके लिए एलिजिबल हो, बट क्या जितने भी प्रोग्राम से आप उसके लिए एलिजिबल हो? आई थिंक नहीं। अगर आपको पीएचडी करना ही नहीं है तो आप पीएचडी टिक क्यों कर रहे हो? अगर आपको ऑनलाइन एमबीए उसका ऑप्ट करना ही नहीं है तो वो क्यों टिक कर रहे हो? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल मिनिमम उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मैच नहीं करते तो वो एग्जीक्यूटिव एमबीए या वर्किंग प्रोफेशनल्स वाला प्रोग्राम आप ऑप्ट कैसे कर सकते हो? होता लॉजिकली नहीं है, बट एक वन ऑफ द डायरेक्टर है आईएम से, उनके साथ मेरा एक डिस्कशन हो रहा था। मतलब सर अगर कोई बच्चा मेरा गलती से टिक कर देता है तो क्या उसका रेपरकेशन हो सकता है? उनका ये कहना था जब आप हमारे सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हो, जिस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो और आपने अगर वो टिक किया है, तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि ये क्यों टिक किया है तो मुझे लग रहा है इंटरव्यू प्रोसेस वो नेगेटिव जाने वाला है। तो ऐसी चीज़ करना ही नहीं, बेटर है आप चेक कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है हमारे दिए गए नंबर्स पे बात कीजिए, हमारी टीम आपको एग्जैक्ट बता देगी कि कौन से ऑप्ट आउट करना है। देन टेस्ट सिटी सिलेक्शन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। लास्ट ईयर एक मेरे बच्चे ने, क्योंकि 5 आपको रैंडम प्रेफरेंस से देना पड़ता है, तो उसको लगा 1, 2, 3 में मेरा काम हो जाएगा। 5th ऑर्डर पे उसने रैंडमली डाल दिया था गोवा, और लकीली उसको गोवा मिल भी गया था। ठीक है, वो खुश भी हो रहा था, शायद से खुश नहीं भी हो रहा था, बट टेस्ट सिटी सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको टेस्ट के दिन आपकी पूरी मेहनत दिखानी, आपको बेस्ट देना है। कितना दूर ट्रैवल करोगे, वहाँ पे होटल प्रॉपर मिलेगा कि नहीं, वहाँ पे एरिया कैसा है, वहाँ पे वेदर कैसा है, वहाँ पे आपके कोई जान पहचान के हैं कि नहीं, ये सारे पैरामीटर्स आपके परफॉर्मेंस को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो गाइस रिस्क मत लो, ये बच्चों जैसा कोई मजाक मस्ती वाला एग्जामिनेशन नहीं है। बिगड़ेगा तो ड्रॉप लेना पड़ सकता है, इससे अच्छा अच्छे से रैंकिंग ऑर्डर करो, ट्रैवल चेक करो, कनेक्टिविटी चेक करो। आप ऐसी डिस्टेंस वाली जगह पे डाल दोगे, हो सकता है आपको फ्लाइट्स अवेलेबल प्रॉपर नहीं मिले या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, तो उसको चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। देन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, अब ये तो क्या है, हम जनरली पे करेंगे एंड देन पे होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नहीं, प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आती है? मैंने पे कर दिया, मेरा पेमेंट डिडक्ट हो गया, बट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उस स्नैपशॉट को आप ईमेल कीजिए, या उससे बेटर है कि अगर आपको कनेक्टिविटी इश्यू दिख रहा है तो उस समय पे पेमेंट ही मत करो। अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले आप कैट ऑफिशियल्स को ईमेल करो, कैट ऑफिशियल्स से बात करो, वो आपको क्या सजेशन देते हैं उसको फॉलो कीजिए। देन जैसे ही आपका पूरे पैरामीटर्स पे कंप्लीट हो जाता है तो आपको एट द एंड आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। एक एक पॉइंट को, एक एक डिटेल्स को, चाहे वो आपकी एकेडमिक डिटेल हो, प्रोफेशनल डिटेल्स हो या आपकी पर्सनल डिटेल्स हो, क्रॉस वेरीफाई करो, प्रोग्राम्स वापस से देख लो। अगर आपका गलती से एक प्रोग्राम नहीं ऑप्ट किया हुआ है या कोई कैंपस गलती से छूट गया है और आपका एलिजिबिलिटी उतना मैच हो गया पर आपके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, आप तब बात करोगे आईएम्स ऑफिशियल के साथ या कैट ऑफिशियल्स के साथ, वो आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। जैसे ही आपने सबमिट दबा दिया उसके बाद आपको करेक्शन विंडो में भी ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हर फॉर्म को आपको अच्छे से फिल करना है। जैसे मैंने अभी आपको कैट का बताया, इसी तरह से मैं आपको एनमेट का भी बताने वाला हूँ, मैं आपको स्नैप का भी बताने वाला हूँ। अब एनमेट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बहुत सारे बच्चे एनमेट का फॉर्म भर के भूल जाते हैं। बॉस नारसी मुंजी में भी सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। वो कैसे अप्लाई होगा, कौन से कैंपसेस के लिए एलिजिबल होंगे आप। अपार्ट फ्रॉम दिस, नारसी मुंजी कैंपसेस के अलावा एनमेट के एग्जामिनेशन कौन कौन से कॉलेज टेक केयर करते हैं या कंसिडर करते हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं स्नैप में हर टिक, हर कैंपस, हर प्रोग्राम टिक का 1000 रुपीज़ ऐड होता है। तो क्या आप सारे ऑप्शन टिक करोगे? ऐसे करोगे तो 20-25 हज़ार रुपये का फॉर्म पड़ जाएगा। तो आपको वही फॉर्म में आपको ऑप्शन डालना पड़ेगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसको आप चाहते हो, और अगर वो मिलता है तो आपको उसके साथ आगे भी बढ़ना है। किसी के कहने पे रैंडम टिक करना मतलब आपका पैसा बर्बाद करना है। और जैट में भी ऐसे आएगा, एक्सेलराई के लिए अपार्ट फ्रॉम जैट और कौन से
जेवियर्स कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूशन से जिसके लिए आप एलिजिबल हो, उसका क्या कट ऑफ है, हम अगले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। तो गाइज आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत है, और प्लीज़ हमें बताते रहिए, हमें कमेंट्स करते रहिए। आपका प्यार हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। हमें जितना आप बताएंगे कि हम आपके लिए क्या कंटेंट ला सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, हम खुशी खुशी डिलीवर करेंगे। तो चलो आज के लिए बहुत है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।